Hello students, today we'll see the approach towards a unilateral hypertransradiancy. What do we mean by saying this? Unilateral hypertransradiancy means one lung appearing blacker than the other. Like in this X-ray, we'll assess this X-ray. This is the right, this is the left. The left-sided hemithorax is appearing blacker here. This is appearing blacker as compared to the right side. Then we'll see what are the reasons how we can approach any chest X-ray looking like this. We'll build a systematic approach. First of all, we'll see that what is the abnormal side here. राइट वाला abnormal है या लेफ्ट वाला abnormal है, क्या है? So we'll see. Usually क्या होता है? Usually the side, usually the hyperlucent side is abnormal. जो भी ब्लैकर साइड है यूजुअली वो abnormal होती है, बट समटाइम्स जो भी ओपेक साइड है या फिर वाइटर साइड है कैन बी abnormal also. This is the scenario here कि या तो जो हमें ब्लैक साइड दिख रही है, मानो हमें लेफ्ट साइड यहाँ पे हाइपरल्यूसेंट दिख रही है, या तो ये एबनॉर्मल हो सकती है, या फिर ये ब्लैक दिख रही है क्योंकि ये वाइट साइड एबनॉर्मल है इसलिए वो रिलेटिवली ब्लैक दिख रही है. सो विल सी द अप्रोच वन बाय वन. ठीक है. कॉन्ट्रालैटरल एबनॉर्मल के क्या फीचर्स होंगे कि जो वाइट साइड है वो एबनॉर्मल होने के क्या क्या चांसेस हैं. उसमें क्या हो सकता है कि एक तो हो गया चेस्ट वॉल सॉफ्ट टिश्यू. चेस्ट वॉल सॉफ्ट टिश्यू में क्या हो जाएगा? चेस्ट वॉल सॉफ्ट टिश्यू में हो सकता है कि कोई ब्रेस्ट एब्सेस. ठीक है. ब्रेस्ट एब्सेस अगर होगा तो वहाँ पे टिश्यू बढ़ गया है. ठीक है. वो टिश्यू क्या करेगा कि मोर ऑफ एक्सरे बीम विल बी रिक्वायर्ड टू अटेन्यूएट, तो वहाँ पे ज़्यादा वाइट दिखेगा. दूसरा क्या हो गया कि चेस्ट वॉल हेमाटोमा हो गया. चेस्ट वॉल हेमाटोमा हो गया. तीसरा क्या हो गया कि वहाँ पे जो मसल है वो हाइपरट्रॉफी हो गई. अगर मसल की हाइपरट्रॉफी होगी तो वहाँ पे टिश्यू सॉफ्ट टिश्यू बढ़ गया ना. सॉफ्ट टिश्यू बढ़ गया तो एक्सरे बीम का अटेन्यूएशन कम हो गया. तो दीज आर द थिंग्स. उसके बाद आता है प्लूरल फ्लूइड. अगर प्लूरल फ्लूइड हो गया, प्लूरल फ्लूइड में कौन से सिनेरियो में हमें सुपाइन एक्सरे पे जब भी प्लूरल फ्लूइड दिखेगा, सुपाइन चेस्ट एक्सरे में क्या करता है कि फ्लूइड प्लूरल फ्लूइड जो होता है दैट लेयर्स आउट. ठीक है. यूनिफॉर्मली एक्सरे बीम्स को एक्स्ट्रा अटेन्यूएट करता है एंड दैट साइड ऑफ हेमिथोरैक्स अपीयर्स वाइट और वी कैन से ओपेक. तीसरा क्या हो गया? पहला था चेस्ट वॉल एबनॉर्मेलिटी,
दूसरा था प्लूरल फ्लूइड, तीसरा है प्लूरल थिकनिंग। कि प्लूरल थिकनिंग अगर हो गई तो वहाँ पे भी सॉफ्ट टिश्यू बढ़ गया। सॉफ्ट टिश्यू अगर बढ़ गया तो वो एक्सरे बीम को एक्स्ट्रा अटेन्यूएट करेगा तो हमारी फिल्म तक एक्सरेज कम पहुँचेंगी एंड दैट विल अपीयर एज वाइटर एज कंपेयर टू द नॉर्मल साइड। उसके बाद आता है कंसोलिडेशन। कि अगर कंसोलिडेशन होगी, लुक इन दिस एक्सरे, कि अगर कंसोलिडेशन होगी मतलब जो यहाँ का लंग था दैट इज, उसमें क्या पस जमा हो गई है, पस जमा हो गई, फ्लूइड जमा हो गया, मतलब एयर की जगह वहाँ पे ये सारी चीज़ें जमा हो गई। तो उसके बाद क्या हो गया कि एक्सरे बीम्स को वो अटेन्यूएट करेगा ज़्यादा, अटेन्यूएट मोर एक्सरे बीम, ठीक है। डिटेक्टर पे लेस एक्सरेज विल रीच and will lead to opacity। तो ये किसकी वजह से है? ये कंसोलिडेशन। ये सारा हमारा हो गया कि जो साइड वाइड दिख रही है वो एबनॉर्मल है, इसकी वजह से हमें दूसरी साइड ब्लैक दिख रही है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि व्हाट इफ कि हमारी जो साइड ब्लैक दिख रही है दैट इज एबनॉर्मल। फिलहाल बात करते हैं इस वाले चेस्ट एक्सरे की। तो इस चेस्ट एक्सरे में क्या है कि दिस इज पेशेंट्स राइट, दिस इज लेफ्ट, द लेफ्ट हेमीथोरेक्स इज अपीयरिंग ओपेक, राइट नॉर्मल है, लेफ्ट इज अपीयरिंग more opaque due to what? Due to pleural effusion here, because the fluid has layered out uniformly। ज़्यादा एक्सरेज अटेन्यूएट की तो वाइट दिख रहा है, ठीक है। अब है हाइपर ट्रांसरेडियंसी। हाइपर ट्रांसरेडियंसी वी हैव टॉक्ड लाइक इट इज़ व्हाट, वन साइड ऑफ चेस्ट और हेमीथोरेक्स इज अपीयरिंग ब्लैकर। तो ब्लैकर के कॉजेज क्या क्या हैं? वन साइड blacker, that means the blacker side is abnormal here। we have made the diagnosis that the blacker side is abnormal। क्या क्या reasons हो सकते हैं उसके? first and foremost is technical। there are some technical errors due to which one side of hemithorax can appear blacker। पहला है rotation, patient's rotation। the side to which patient is rotated that will appear hyperlucent। and how we can assume that कि patient किस तरफ rotated है? we can assess this x-ray। for example, this is the spine, we'll draw a line joining the spinous processes of
upper thoracic vertebral bodies, and then we'll mark the outline of both ends of clavicle, and then we'll assess the distance. The distance towards right is more, hence this is rotated towards right side. Hence this right side is appearing more hyperlucent. ठीक है. Second is decentering. First was this, second B is decentering of the patient. Which decentering? Lateral decentering. जिस तरफ decentering होगी वो साइड कैसी अपीयर होगी? That side will be hyperlucent. And what is the reason for that? कि more X-rays will pass through the decentered side and will reach the X-ray film and will produce blacker shadow. Third was, it was technical, na? So third was it is what? It is showing decentering. How we can see that it is showing decentering? We will compare the scapula and shoulder soft tissues. Like this is the patient's right, this is the patient's left, this is the right side's tissues, this is the left side. The tissues on left side are appearing like they are more penetrated because more of X-rays are passing through them. And what is the reason for that? Because the film is decentered towards left side. Then third was unequal compression of chest wall tissues to the cassette. मतलब प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं हुआ है. नेक्स्ट वी विल कम टू द चेस्ट वॉल एबनॉर्मेलिटीज़. चेस्ट वॉल एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से हमें कब एक्सरे जो है इप्सीलैटरल ब्लैक दिखेगा. फर्स्ट इज मोर हाइपरल्यूसेंट कब दिखेगा? फर्स्ट इज पोलैंड सिंड्रोम. क्या होता है पोलैंड सिंड्रोम? ऊपर हमने देखा था कि अगर चेस्ट वॉल मसल्स, मानो ये पेक्टोरैलिस है, अगर पेक्टोरैलिस की हाइपरट्रॉफी हो गई, हाइपरट्रॉफी हो गई तो
सॉफ्ट टिश्यू बढ़ जाएगा और क्या हो जाएगा, मोर ऑफ सॉफ्ट टिश्यू विल अटेन्यूएट मोर ऑफ द एक्सरे बीम्स एंड द फिल्म विल अपीयर ओपेक। लेकिन वहीं पे अगर यही पैक्टोरैलिस अगर इसका हाइपोप्लेजिया होता है तो क्या हो जाएगा, मसल मास कम है, सॉफ्ट टिश्यू कम हो जाएगा और एक्सरे बीम जो है कम अटेन्यूएट होगी। मोर ऑफ एक्सरे photons will reach the film and it will appear black और hyperlucent। ठीक है, तो ये जो हाइपोप्लेजिया होता है, प्लेजिया, it will produce blackening of the film of that side, same side, and इस हाइपोप्लेजिया को हम क्या कहते हैं, पोलैंड सिंड्रोम। ठीक है, पोलैंड सिंड्रोम इज नथिंग बट हाइपोप्लेजिया और हाइपोप्लेजिया ऑफ पेक्टोरैलिस मसल। हम इसको यहाँ से इरेज करेंगे, हमें बाकी पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, फर्स्ट वॉज चेस्ट वॉल एबनॉर्मेलिटी में फर्स्ट वॉज पोलैंड सिंड्रोम, इसको लिखेंगे हम यहाँ पे हाइपोप्लास्टिक पेक्टोरैलिस। उसके बाद है और सॉफ्ट टिश्यू कब कम हो जाएगा, और सॉफ्ट टिश्यू कम हो जाएगा मेस्टेक्टमी में। ठीक है, किसी को ब्रेस्ट सर्जरी अगर हुई है तो ये हमें कैसे पता चलेगा, हिस्ट्री टेकिंग। ठीक है, सो ये दो चेस्ट वॉल कि चेस्ट वॉल टिश्यू कम हो गया है तो एक्सरे कम अटेन्यूएट हो रहा है, मोर ऑफ एक्सरेज आर रीचिंग टूवर्ड्स द फिल्म एंड ये सीन है। उसके बाद है स्केलेटल एबनॉर्मेलिटी में क्या है, स्कोलियोसिस। अगर पेशेंट को स्कोलियोसिस है तो इट विल प्रोड्यूस व्हाट, इट विल प्रोड्यूस अनइवन सॉफ्ट टिश्यूज जिसके अंदर से बीम पास करेगी। बीम विल पास थ्रू अनइवन सॉफ्ट टिश्यूज, अटेन्यूएशन उसका कम ज़्यादा हो जाएगा और अनइक्वल ओपेसिटी या फिर हाइपरल्यूसेंसी वाली बीम प्रोड्यूस होगी। उसके बाद है एयरवेज। एयरवेज में क्या है हमारे पास, एक तो हो गया एयरवे डिजीज़ की वजह से हमें ब्लैकर कब दिखेगा, पहला है न्यूमोथोरेक्स। एज यू ऑल नो न्यूमोथोरेक्स में क्या होता है, एयर ज़्यादा होती है, एयर हमें ब्लैकर दिखेगी। सेकेंड इज एसिमेट्रिक एम्फाइसीमा, और एयर कहाँ पे होती है, एसिमेट्रिक एम्फाइसीमा। एयर का अटेन्यूएशन कम है ना, इसलिए वो ब्लैक दिखता है। और क्या है, एयर और कब ज़्यादा हो जाएगी, एयर हो जाएगी और किस में, अगर ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो जाएगा, एयरवे अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा तो एयर वहाँ पे अंदर आ सकती है, बॉल वाल्व मैकेनिज्म हो जाएगा, बॉल वाल्व मैकेनिज्म। एयर उस ब्रोंकस से लंग में तो आएगी लेकिन वहाँ से एक्सपायरेशन के टाइम पे वापस नहीं जाएगी। तो
हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा। ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन कब कब हो सकता है? एडल्ट में हो सकता है और चिल्ड्रन में हो सकता है। चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? फॉरेन बॉडी, ठीक है। एडल्ट में मोस्ट कॉमन क्या कॉज है? कोलैप्स, अंडरलाइंग कोलैप्स। उसके बाद आता है हमारा और फीचर्स, एयरवे डिजीज़ की वजह से। और क्या हो गया? और हो गया ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटरेंस। इसमें भी क्या होता है कि प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ वायरल इन्फेक्शन इज देयर, उसकी वजह से लंग डैमेज हो जाता है और जो इप्सीलैटरल बचा हुआ लंग है उसका कंपनसेटरी हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है। So we'll assess this X-ray. This is showing asymmetric emphysema here. ठीक है, ये है यहाँ पे। This is showing, this is patient's right, this is left, this is showing pneumothorax on right side. न्यूमोथोरैक्स हम कैसे देखते हैं कि प्लूरल लाइन इज विजिबल एंड उसके लैटरल में हमें कोई भी लंग मार्किंग नहीं दिखाई देती है। नेक्स्ट विल कम टू वेस्कुलर डिजीज। वेस्कुलर डिजीज में क्या हो जाएगा? व्हेनेवर वेस्कुलर सप्लाई इज इम्पेयर्ड, वेसल्स की वजह से लंग जो है वो वाइट दिखते हैं, ठीक है। तो व्हेनेवर वेसल्स विल बी obliterated, we can say, तो जो वेसल्स की वजह से वाइटनेस आनी थी वो नहीं आएगी एंड द लंग विल अपीयर ब्लैकर। डिक्रीज्ड वेस्कुलर सप्लाई में द लंग विल अपीयर ब्लैकर। रीजंस क्या क्या हो सकते हैं इसके? पहला, पल्मनरी एम्बोलिज्म, पल्मनरी आर्टरी में एम्बोलस बन गया है जिसकी वजह से ब्लड इज नॉट कमिंग, तो ब्लैक दिखेगा। सेकेंड इज पल्मनरी आर्टरी हाइपोप्लेजिया, और एनी इंटरप्शन लाइक पीपा, प्रॉक्सिमल पल्मनरी आर्टरी इंटरप्शन। इसकी वजह से भी क्या होगा कि वेस्कुलर सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से द लंग विल अपीयर ब्लैकर। उसके अलावा क्या हो जाएगा? तीसरा क्या हो जाएगा कि पल्मनरी आर्टरी की सप्लाई डिक्रीज हो रही है बट उसका रीज़न और कुछ है, जैसे कि एक्सट्रिंसिक कंप्रेशन ऑफ पल्मनरी वेसल। उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? लिम्फ नोड्स हो सकते हैं, कोई भी सराउंडिंग में लिम्फ नोड हो गया या फिर कोई मास हो गया। बोथ ऑफ दीज थिंग्स कैन compress
the pulmonary vessel and blood supply decrease. उसके बाद क्या, that part of lung will appear blacker than usual. अब how we can approach, first of all we will see, सबसे पहले अगर हमें लगेगा कि यूनिलैटरल हाइपर ट्रांसरेडियंसी हमें दिख रही है तो हम कैसे एक सिस्टमैटिक अप्रोच से उसको कैसे देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द क्लैविकल्स. क्लैविकल्स इक्विडिस्टेंट हैं कि नहीं है. ठीक है, अगर इक्विडिस्टेंट हैं तो ठीक है, नहीं है तो हमें रीज़न मिल गया है. अगर इक्विडिस्टेंट नहीं है तो ब्लैकनेस या हाइपर ट्रांसरेडियंसी का रीज़न हो गया रोटेशन. अब बात करते हैं अगर क्लैविकल्स इक्विडिस्टेंट हैं तो फिर हमें कोई और रीज़न ढूंढना पड़ेगा. फिर हम देखेंगे सॉफ्ट टिश्यू अराउंड स्कैपुला एंड एक्जिला. ठीक है, कि दोनों साइड के सेम है कि नहीं है. अगर दोनों साइड के सेम हैं देन इट्स ओके. इफ सेम ऑन बोथ साइड्स, इफ नॉट सेम. अगर दोनों सेम हैं तो मतलब डिसेंटरिंग नहीं है, फिर हमें और रीज़न देखना पड़ेगा. लेकिन अगर सेम नहीं है तो जिस तरफ दे आर अपीयरिंग मोर पेनिट्रेटेड उस तरफ क्या हो गई है, लेटरल डिसेंटरिंग हो गई है. एंड दैट लैटरल डिसेंटरिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर साइड ऑफ हेमिथोरेक्स बीइंग अपीयरिंग हाइपरल्यूसेंट. उसके बाद आते हैं चेस्ट वॉल पे. पहले हमने देखा क्लैविकल्स, उसके बाद हमने देखा स्कैपुला और उसके एडजेसेंट टिश्यूज़. उसके बाद हम आते हैं चेस्ट वॉल सॉफ्ट टिश्यू पे. या तो कोई क्लिनिकल हिस्ट्री हो हमें या फिर कोई फिज़िकल एग्जामिनेशन हो, जैसे कि किसी किसी पेशेंट को मेस्टेक्टमी की हिस्ट्री हो सकती है. ठीक है, किसी को एब्सेस हो सकता है, हिमेटोमा हो सकता है. अगर मेस्टेक्टमी हुई होगी तो जिस तरफ मेस्टेक्टमी होगी दैट विल अपीयर ब्लैकर, मतलब इप्सीलैटरल विल अपीयर ब्लैकर. अगर एब्सेस या फिर हिमेटोमा हमें मिलेगा फिजिकल एग्जामिनेशन पे तो कॉन्ट्रालैटरल साइड विल अपीयर ब्लैकर. ठीक है, कॉन्ट्रालैटरल साइड विल अपीयर ब्लैकर. ये हो गया चेस्ट की बात. अगर चेस्ट में हमें एबनॉर्मेलिटी दिखती है तो जो भी ब्लैकनेस है उसका रीज़न हमें यहाँ मिल जाता है. इफ़ नॉट तो फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है कि कहीं पेशेंट को स्कॉलियोसिस तो नहीं है. स्कॉलियोसिस अगर नहीं है तो हमें फर्दर इवैल्यूएट करना पड़ेगा. फर्दर इवैल्यूएट करना पड़ेगा. अगर स्कॉलियोसिस है तो दैट इज़ द रीज़न फॉर ब्लैकनेस. अगर उसको स्कॉलियोसिस भी नहीं है तो फिर हम आते हैं पल्मनरी और प्लूरल पैथोलॉजी पे. फिर हमें इंस्पेक्ट करना है उसको लंग की पैथोलॉजीज़ के लिए, जिसमें क्या हो सकता है, न्यूमोथोरेक्स हो सकता है. ये सारी चीज़ें कैसे दिखती हैं तो वो हम इंडिविजुअली अलग अलग बात करेंगे. एसिमेट्रिक एम्फाइसीमा हो सकता है, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है,
कंपनसेटरी हाइपर इन्फ्लेशन हो सकता है, कंपनसेटरी हाइपर इन्फ्लेशन हो सकता है। और अगर ऐसा है कि हमें पल्मनरी भी कोई पैथोलॉजी फिर नहीं लग रही है, पल्मनरी एरिया भी सारा ठीक लग रहा है, पल्मनरी एंड प्लूरल, फिर हम जाएंगे लास्ट वेस्कुलर डिजीज पे। देन वी विल असेस द pulmonary vasculature। पल्मनरी वेस्कुलेचर अगर नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल अगर होगा तो हमें क्या दिखेगा, दैट साइड विल अपीयर ब्लैकर, और उसके रीजंस क्या क्या हैं, पल्मनरी एम्बोलिज्म और pulmonary artery hypoplasia. So this was all about the approach for unilateral hypertransradiancy. Thanks for patient listening.